नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाता लगभग एक मत हैं कि उन्हें एक मुश्त वोटिंग समाजवादी पार्टी के पक्ष में करनी है। प्रश्न यह उठता है कि क्या कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी रही है, या वह इनकी शुभचिंतक नहीं रही है, या बीएसपी की कोई नीति उनके विरुद्ध रही है। बीएसपी तो फिर भी बात की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस तो लगभग अपनी स्थापना के साथ ही उनके साथ खड़ी रही है। यहां तक कि जब इस समुदाय के लोगों ने देश तोड़ दिया तब भी कांग्रेस इनके साथ खड़ी दिखी। उस समय बहुत से लोगों की मांग थी कि देश का विभाजन हो गया तो आबादी का विभाजन भी होना चाहिए, जिससे सांप्रदायिक समस्या का स्थायी समाधान निकल सके। लेकिन यह मांग नहीं मानी गई। कौन थे वे लोग जिन्होंने इस मांग को दबा दिया? कौन सी पार्टी उस समय सत्ता में थी? इसी तरह जो लोग स्वेच्छा से पाकिस्तान जाना चाहते थे उन्हें भी रोकने का यत्न किया गया। नेहरू लियाकत समझौते के द्वारा पाकिस्तान व बांग्लादेश के हिंदुओं को उत्पीड़न की अंतहीन आग में झोंक दिया गया और भारत के मुसलमानों के प्रति अंतहीन तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। ये सब करने वाले कौन थे? कौन सी पार्टी उस समय सत्ता में थी? अल्पसंख्यक हितों के नाम पर संविधान में विशिष्ट प्रावधान करने वाले कौन थे? एक विशेष समुदाय के इतने सारे शिक्षा मंत्री किसने बनाए और क्यों बनाए? इनकी छवि सुधारने के लिए, इतिहास के धब्बों को मिटाने के लिए, या धूमिल करने के लिए? इतिहास की किताबों में छेड़छाड़ किसने की? अरे यहां तक कि देश की विदेश नीति का निर्धारण करते समय भी इनकी पसंद व नापसंद का ध्यान रखा गया। इजराइल जैसे सच्चे मित्र की उपेक्षा की गई। इसके विरोध में खड़े हुए क्यों? कहने को तो यह अरब देशों से रिश्ते न प्रभावित हो जाए इसलिए किया गया, लेकिन क्या हम नहीं जानते, क्या हम नहीं समझते कि वास्तविक कारण क्या थे? लिस्ट बहुत लंबी है जिसकी चर्चा करने के लिए पूरी एक पुस्तक लिखनी पड़ेगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस इनकी बहुत बड़ी हित चिंतक रही है। अरे बदनाम हो गई वह इनके लिए। अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगा दिया उसने। अपने राजनीतिक भविष्य को खतरे में डाल दिया उसने इनके लिए। लेकिन इनका प्रतिदान तो देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव में उसी कांग्रेस से आंखें फेरने में इन्होंने देर नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि कांग्रेस का साथ देने से इन्हें फायदा नहीं होने वाला है, जबकि समाजवादी पार्टी का साथ देने से जाति गणित के सहारे ये अपने उद्देश्य पूरे कर सकते हैं। इस समुदाय के लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनकी शिक्षा का स्तर तुलनात्मक रूप से बहुत कम है, लेकिन इनकी राजनीतिक परिपक्वता देखिए। ऐसा लगता है कि मैकियावेली की द प्रिंस इन्होंने पढ़ रखी है। इस पुस्तक में मैकियावेली एक स्थान पर कहता है कि जो धोखा देने के प्रयास में लगा रहता है उसे ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो धोखा खाने के लिए तैयार हों। इसी तरह एक अन्य स्थान पर वह कहता है जो वादा किया गया था वह पहले की जरूरत थी और जो वादा तोड़ा जा रहा है वह आज की जरूरत है। यह शोध का विषय है कि मैकियावेली के कितने विचारों को इन लोगों ने आत्मसात किया। लेकिन यह समझने के लिए आइंस्टीन का कोई फार्मूला नहीं लगाना होगा कि भावना में बहने वाले लोग नहीं हैं। ये किसी के साथ सगापन नहीं दिखाने वाले लोग हैं। जिधर फायदा दिखता है उधर मुड़ जाते हैं और काम निकल जाने के बाद दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक भी देते हैं। प्रमाण जोगेंद्रनाथ मंडल हैं जिनका जिन्ना ने यूज किया और फिर वह हाल कर दिया कि भागकर भारत आए और यहीं मरे। ये वे लोग हैं जो असम में AIDUF का साथ देते हैं तो पश्चिम बंगाल में TMC के साथ खड़े होते हैं। हैदराबाद में AIMIM के साथ होते हैं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ। भिन्न भिन्न राज्यों में इनका वोटिंग पैटर्न इतना विविधतापूर्ण है कि मेरा तो सिर घूम जाता है। एक राज्य में ये एक पार्टी के पक्ष में खड़े होते हैं तो दूसरे राज्य में उसी पार्टी को हरा देते हैं।
वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत में ये सिखों के साथ भारी भाईचारा निभाते हैं और पाकिस्तान व अफगानिस्तान में सिखों का वो हाल करते हैं कि उन्हें भागकर भारत आना पड़ता है। भारत में ये जय भीम जय मीम बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी दलितों पर किए जाने वाले अत्याचारों पर चुप्पी साध लेते हैं। भारत में ये सेकुलरिज्म मांगते हैं, लेकिन तुर्की में खिलाफत और अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन करते हैं। यदि कभी भारत में इनका बहुमत हो जाए तब वे यहां क्या करेंगे, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। लेकिन इतने उच्च विचारों के बावजूद, इतने सत्कर्मों के बावजूद जाने कौन सी मोहिनी डाल देते हैं ये लोग कि इनसे धोखा खाकर भी लोग इनके साथ खड़े हो जाते हैं। मैकियावेली याद आते हैं यहां पर कि यदि कोई धोखा खाने के लिए तैयार बैठा है, यदि लोग किसी को धोखा देने के लिए तैयार हैं तो उन्हें ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो धोखा खाने के लिए तैयार हों। खैर, सिख जानते हैं कि इतिहास में उनके साथ इन लोगों ने क्या किया है। वे देख रहे हैं कि पाकिस्तान व अफगानिस्तान में वे सिखों के साथ क्या कर रहे हैं। फिर भी उनमें से कितने ही शाहीन बाग में बिरयानी खिलाते नजर आते हैं, गुरुद्वारों में नमाज की दावतें देते नजर आते हैं। इसी तरह जय भीम जय मीम के नारे पर भी उड़ने वालों की बुद्धि पर तरस आती है। इतना महान विश्वविद्यालय था नालंदा, धू धू करके जला। बामियान की विशाल बौद्ध प्रतिमा तोप से तोड़ दी गई। आज अफगानिस्तान में एक भी बौद्ध नहीं है, या शायद एक आध हो। पाकिस्तान में एक भी बौद्ध नहीं है, या शायद एक आध हो। जय भीम वाले ये भी नहीं देखना चाहते कि श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में क्या हो रहा है। सब देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं। मोहिनी तो माननी पड़ेगी। जोगिंदर नाथ मंडल का हाल देखकर भी ये मुगालते में रहना चाहते हैं। मोहिनी तो माननी पड़ेगी। और ये मीम वाले आज यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ दिख रहे हैं, लेकिन कल को अगर किसी दूसरी पार्टी का जाति समीकरण उससे अधिक मजबूत दिखे तो ये उधर मुड़ने में देर नहीं लगाएंगे। किसी से इनका कोई सगापन नहीं है। सगापन है तो इनके लक्ष्य से। यह जो तथाकथित कम पढ़ी लिखी जमात कहलाती है, वह कितनी सूझबूझ से अपनी गोटियां चलती है, इसका आभास होना चाहिए आपको। मुझे तरस आती उन हिंदुओं पर जो थोड़े से जातीय लाभ के लिए इनके साथ मिलकर पॉलिटिक्स खेलते हैं, यह जानते हुए भी कि इसके दीर्घकालीन परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। 1400 सालों का इतिहास हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। दुनिया के एक बड़े भाग में मचा कोहराम हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। अरे, उसी कम्युनिटी के कितने ही लोग चीख चीख कर हमें सावधान कर रहे हैं। उसी मीम कम्युनिटी के कितने ही लोग गला फाड़ फाड़ करके हमें उनके बारे में बता रहे हैं। वसीम रिजवी को आप हर प्लेटफॉर्म पर सुनिए जहां कहीं भी वे बोलते हों, लेकिन जाति का चश्मा इस कदर चढ़ा हुआ है कुछ लोगों की आंखों पर कि सच उन्हें दिखता ही नहीं। अलबरूनी लिखता है कि मुझे भारत में हिंदुओं की मानसिकता देखकर आश्चर्य होता है कि शत्रु के सामने होने पर भी वे एकजुट नहीं होते और आपस में लड़ते रहते हैं। आज 1000 साल बाद भी अलबरूनी को आप प्रासंगिक क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? क्यों यह सिद्ध करना चाहते हैं कि इतिहास से आपने कुछ भी नहीं सीखा? इतिहास को आपने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कभी कश्मीरी हिंदुओं ने भी ऐसी अदूरदर्शिता दिखाई थी जब डोगरा राजाओं के काल में इन्होंने सरकारी नौकरियों और ठेकों आदि में बाहरियों का प्रवेश रोकने के लिए सरकार पर स्टेट सब्जेक्ट जैसा प्रावधान बनाने के लिए दबाव बनाया था। मांग यह थी कि सरकारी नौकरियां ठेके आदि गैर मुल्की लोगों अर्थात जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को न मिले। तात्कालिक लाभ के लिए कितनी बड़ी दूरदर्शिता थी यह। खैर, मुद्दे की बात यह है कि हिंदू इतिहास से कब सीखेंगे। एक तरफ वह समुदाय है जो आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा कहलाने के बावजूद राजनीतिक दृष्टि से कितने सूझबूझ भरे फैसले लेता है,
कितने सूझबूझ भरे कदम उठाता है और अपनी नजर कितने दूरगामी लक्ष्यों पर रखता है, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो तात्कालिक लाभ के लिए जातीय चेतना में फंसकर अपने ही विरुद्ध काम कर रहे हैं। वह वर्ग इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसकी राजनीतिक परिपक्वता देखिए, और आप खुद को इतना पढ़ा लिखा कहते हैं, लेकिन न तो इतिहास से कुछ सीखना चाहते हैं और न ही वर्तमान से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का ताजा बयान सुनिए। वे कहते हैं भारत में 40 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम हैं और इन्हें कमजोर न समझा जाए। वे कहते हैं कि मथुरा में अयोध्या जैसी स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं। यदि इस बार ऐसा हुआ तो मुस्लिम अपनी कुर्बानी देंगे। अब भी समय आ गया है मित्रों, जागिए, गलतियां मत कीजिए, जातीय चेतना और जातीय दंभ से बाहर निकलिए। देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। यह वर्ग आपका सगा नहीं है, आपका इस्तेमाल कर रहा है, वो भी तब तक जब तक स्वयं सक्षम नहीं हो जाता। जिस दिन स्वयं सक्षम हो गया उस दिन आपके साथ क्या करेगा यह आप इतिहास से सीख सकते हैं, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश की स्थितियों से सीख सकते हैं, जोगेंद्र नाथ मंडल के उदाहरण से सीख सकते हैं। सब कुछ देखते हुए क्यों आंखों पर पट्टी बांधना चाहते हैं? देश के साथ खड़े होइए, देश की सांस्कृतिक धारा के साथ खड़े होइए। ऐसा न हो कि इतिहास आपको इस रूप में याद करे कि आप देश के साथ तब नहीं खड़े हुए जब देश ने आपको पुकारा था।